Good morning, all of you. In this part, we will discuss about the structure of proteins. आपकी जो proteins होती हैं, they exist in different forms. Means they can show the primary structure, secondary structure, tertiary structure, and the quaternary structure. तो ये जितनी भी टाइप की स्ट्रक्चर जो पॉसिबल हैं आपके प्रोटीन्स के अंदर, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे कि कौन सी जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन की वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। तो जो आपकी प्रोटीन्स होती हैं, इसकी कौन कौन सी स्ट्रक्चर हो सकती है? फर्स्ट वन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स? आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की सेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, ये किस चीज के बारे में सिग्निफाई करता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर? अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज हो जाए तो क्या ओवरऑल कोई डिजीज हो सकती है या नहीं हो सकती? ओवरऑल हम स्टडी करेंगे इसके अब प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? अभी आपने जो लास्ट लेक्चर था हमारा जो हमने डिस्कस किया, उसमें हमने आपको बताया था पेप्टाइड सिंथेसिस के बारे में। मींस आपकी पेप्टाइड्स बनते कैसे हैं, पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस कैसे होती है, कैसे प्रोटीन्स बनती हैं। तो जो प्रोटीन्स आपकी नेचुरली अकरिंग जो एमिनो एसिड हैं, उनको आप कंबाइन करते, कंडेंस करते थे। कंडेंस करने के बाद स्टेप बाय स्टेप कंडेंसेशन वो प्रोसेस थी जिसके द्वारा हमें क्या मिल जाती थी? प्रोटीन्स। लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप आप कंडेंसेशन करते हैं और जो प्रोटीन आपको बनानी है, पॉलीपेप्टाइड चेन भी बनानी है, लेबोरेटरी के अंदर भी मान लीजिए आपको बनानी है, तो उस वक्त आप क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में मान लीजिए पहले आपने ग्लाइसिन ले ली, ग्लाइसिन के बाद आपने एलेलाइन ले लिया, उसके बाद आपने टायरोसिन ले लिया एंड सो ऑन। मींस कोई पर्टिकुलर आप सीक्वेंस रख के ही आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे जिसकी अपनी कोई बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डिफरेंट एमिनो एसिड को किसी भी सीक्वेंस में एडअप कर देंगे और कोई हो प्रोटीन बन जाएगी और उसकी कोई यूटिलिटी हो ही ना नेचर के अंदर, बायोलॉजिकल उसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर जितनी सारी प्रोटीन्स हैं, उन सभी प्रोटीन्स के अंदर प्रोटीन किससे मिलके बनी है? प्रोटीन मिलके बनी है आपकी एमिनो एसिड से। तो जितने भी एमिनो एसिड हैं, जब वो आपस में कंडेंस हुए होंगे नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर, तो एमिनो एसिडों का जो कंडेंसेशन हुआ है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर ही होता है। मींस जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन के अंदर जो डिफरेंट एमिनो एसिड होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। जैसे मैंने हर लेक्चर में आपको बताया है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें आपका नाम भी लिखना है, जो भी आपका नाम है, तो आपकी स्पेलिंग होगी कोई ना कोई, उसमें कोई अल्फाबेट भी होंगे। जैसे मेरा नाम रविंदर सिंह है तो मैं आर लिखूंगा पहले, आर फिर ए फिर वी, INDER, फिर सिंह SINGH। हम इन अल्फाबेट को आगे पीछे कर देंगे तो वो नेम नहीं बनेगा। सिमिलरली ऐसे ही प्रोटीन के अंदर जो एमिनो एसिड होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, वही उसकी जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है एमिनो एसिड की, वही तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देती है उस प्रोटीन के बारे में जो बनने वाली है। अगर हम सीक्वेंस को चेंज कर देंगे तो उसकी जो नेचुरल जो फॉर्म है, उसकी जो सिग्निफिकेंस है प्रोटीन की, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब वो उसके अंदर वो सिग्निफिकेंस वो अपनी शो नहीं कर पाएगा, वो भी हम अभी आपको बताएंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर आखिर है क्या? जो हमें सीक्वेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे कि इन विच सीक्वेंस द एमिनो एसिड गेट कंडेंस्ड टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड चेन और द प्रोटीन्स, तो वो उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है। तो कैसी स्ट्रक्चर है बोलो? दैट इज द कोवेलेंट बॉन्डेड स्ट्रक्चर। क्योंकि आपने पीछे देखा भी था कि जैसे ये एमिनो एसिड हो गया, ये नेक्स्ट एमिनो एसिड आ गया, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर ही एमिनो एसिड आपस में कंडेंस करेंगे एंड दीज आर दी अल्फा एमिनो एसिड। जो नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड है वो आपके अल्फा एमिनो एसिड होते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से नेक्स्ट आपका देखो अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन के ऊपर ही तो देखो ये NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, सो कॉल्ड एज द अल्फा एमिनो एसिड। और अल्फा एमिनो एसिड में फर्स्ट अल्फा एमिनो एसिड आ गया, ये देखो ये सेकंड वाला अल्फा एमिनो एसिड आ गया। अगर फर्स्ट वाले में R की वैल्यू मान लीजिए हम H पुट कर दें, सेकंड वाले में मान लीजिए R की वैल्यू हम CH3 पुट कर दें, तो मींस आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखो एमिनो एसिड है पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर। कंडेंसेशन कैसे चलती है? हमने आपको बताया था कि NH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन अपने पास लेके, जो नेक्स्ट देखो जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन है बोला? आपका आपका एमिनो एसिड नेक्स्ट वाला, उसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मान लीजिए कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव। कंडेंसेशन प्रोसेस देखो इस टाइप से भी चल सकती है, देखो ये, और यहाँ से बोलो क्या लॉस हो जाएगा ओवरऑल? OH नेगेटिव। और यहाँ से क्या लॉस हुआ? H पॉजिटिव। ऐसे भी कंडेंसेशन हो सकती है, या कंडेंसेशन कैसे भी हो सकती है कि जरूरी नहीं कि इस टाइप से हो, या ऐसा हो सकता था कि जो एमिनो एसिड अभी आपने लिया सेकंड वाला एमिनो एसिड, उसके NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आ जाए, फिर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देखो इस दूसरे वाले के कार्बोक्सिलिक एसिड की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, देखो इस स्टेप से भी हो सकती है। मींस आपके जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, मींस वो डिपेंड करता है, मींस डिफरेंट पॉसिबिलिटी है
इनके आपस में कंडेंस होने की किसका कौन सा एंड हो, क्योंकि देयर आर टू रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप इन ईच ऑफ द अमीनो एसिड, वन इज द एमिनो ग्रुप, अदर वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसलिए हमने पहले आपको सिखा दिया था पेप्टाइड सिंथेसिस के बारे में कि जब भी हम अपनी पेप्टाइड सिंथेसिस करते हैं तो उसकी क्या क्या स्टेप होनी चाहिए। मीन्स सबसे पहले आपने ध्यान दिया होगा, हमने बताया था कि हम आउट ऑफ दीज टू फंक्शनल ग्रुप अमीनो एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विच आर प्रेजेंट इन द सेम अमीनो एसिड, हम इन दोनों में से किसी एक को हम प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे NH2 ग्रुप को हम प्रोटेक्ट करते थे बोक ग्रुप से बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड के द्वारा। फिर हम COOH ग्रुप को हम एक्टिवेट करते थे COH को COCl में कन्वर्ट करके। एंड आफ्टर दैट द कंडेंसेशन प्रोसेस गोज ऑन इन ए कंटिन्यूअस मैनर, हम लगातार करते चले जाते थे। तो वो सारी चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखा चुके हैं, क्योंकि नहीं तो वो क्या थी, अगर हम ऐसे ही ओपन फॉर्म में इनमें कंडेंसेशन करें तो मेनी ऑफ द अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में बी फॉर्म और उसकी कोई बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होगी नहीं। तो ताकि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाली पॉलीपेप्टाइड चेन बने तो उसके लिए कुछ स्टेप्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको पेप्टाइड सिंथेसिस के दौरान आपको समझा दिया था। तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि जो भी हमने पिछले लेक्चर में आपको समझाया कि पेप्टाइड सिंथेसिस होती कैसे है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती कैसे है, लेकिन जब भी बनती है तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही अमीनो एसिड को हमें अरेंज करना है। तो मीन्स जो है आपके डिफरेंट अल्फा एमिनो एसिड है, जब वो अरेंज हो चुके हैं इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, और उसके बाद तो ये लंबी चेन सी बन जाएगी। देखो नेक्स्ट एमिनो एसिड, इसके अंदर भी देखो NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, देखो ये नाइट्रोजन अपने पास लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को दिए, फिर देखो ये OH नेगेटिव यहाँ से निकल गया एंड सो ऑन। तो इस टाइप से देखो ये N वाटर मॉलिक्यूल लॉस होंगे आफ्टर फॉलोइंग द स्टेप्स which are already been discussed in the previous lecture। उन सारी स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर ली थी, अगर हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं तो हमें वैसा करना है। मैं आपको देखो फिर बता दूं, दो चीजें अलग अलग हैं। एक तो नेचुरली अकरिंग आपकी होती है पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस, प्रोटीन्स की होती है हमारी बॉडी में, प्लांट बॉडी में जो प्रोटीन्स अपने आप बन जाती हैं। दूसरा जो हम लेबोरेटरी के अंदर करते हैं, लेबोरेटरी में कैसे करें, कौन सी स्टेप को फॉलो करें, वो आपको पिछले लेक्चर में सिखाया गया था, जिसे हम कह रहे थे पेप्टाइड सिंथेसिस। वो बातें थी लेबोरेटरी के बारे में कि लैब के अंदर हम कैसे सिंथेसाइज करें, कौन कौन सी स्टेप को हम फॉलो करें। क्योंकि बायोलॉजिकली जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली जो प्रोटीन्स बनती है उसमें तो हमें कुछ नहीं करना, वो तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही सिंथेसिस प्रोटीन की होती रहती है, प्लांट के अंदर भी हमारी बॉडी के अंदर भी। तो ये बातें जो आपके सामने डायग्राम बनाया जाता है, ये हम दिखाते हैं कि लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करें, और साथ के साथ ये अंदाजा लगाया जाता है कि इसी टाइप से कुछ प्रोसेस चलती होगी कहाँ पे, आपके बायोलॉजिकली आपकी बॉडी के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर। तो देखो वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुए, देखो ये डिफरेंट आपका, देखो ये कैसा बॉन्ड बना, देखो यहाँ से CONH, देखो ये जो लिंकेज है यहाँ पे, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। ये नेक्स्ट भी देखो कंडेंसेशन हुई थी, बोलो ये कैसा बॉन्ड है, दैट इज ऑल्सो द पेप्टाइड बॉन्ड। इसी टाइप से नेक्स्ट देखो जो आपका नेक्स्ट लास्ट वाले का देखो COOH का OH लॉस होगा तो नेक्स्ट वन इज आल्सो द पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे ही जो सबसे पहले वाली एमिनो एसिड है उसका भी तो देखो NH2 जो है उसका H वहां से लॉस हुआ होगा, देखो ये भी पेप्टाइड बॉन्ड एंड सो ऑन। इस टाइप से पर्टिकुलर सीक्वेंस में डिफरेंट अल्फा एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो उसी को प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आना चाहिए, इस सीक्वेंस में चेंज नहीं आना चाहिए। सीक्वेंस में चेंज इट मींस उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज, प्रोटीन्स की वो प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी। तो मींस द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द प्रोटीन्स। और जो हर एक जो प्रोटीन्स होती है उसके अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी एमिनो एसिड की, जैसे मैंने आपको बताया। एंड एनी चेंज इन द सीक्वेंस of the amino acid, even only if we change only the one amino acid, अगर हम सिर्फ एक एमिनो एसिड को भी चेंज कर देते हैं ओनली वन, तो आपकी जो बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, बायोलॉजिकल जो फंक्शन है उस प्रोटीन के, वो कंप्लीटली चेंज हो सकते हैं, कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन है, जैसे आपके पास हीमोग्लोबिन के बारे में एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि हीमोग्लोबिन कितने एमिनो एसिड के कंडेंसेशन के बाद बनता है, 574 एमिनो एसिड, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या ये 574 एमिनो एसिड की एक ही चेन होती है या डिफरेंट चेन होती है, वो भी नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल 574 एमिनो एसिड होते हैं और इसके अंदर होती है टोटल 4 चेन, दो तो आपकी अल्फा चेन और दो आपकी बीटा चेन होती है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। जो आपकी अल्फा चेन होती है उस अल्फा चेन के अंदर 141 प्लस 141, बोलो कितने हो गए, जो आपकी अल्फा चेन के अंदर 141 और 141, बोलो टोटल कितने हो गए, 282 एमिनो एसिड हो गए। सेकंड बीटा चेन के अंदर बोलो कितने, 146 और प्लस 146 की ये दो चेन आपकी बीटा चेन, बोलो कितने हो गए, ये हो गए आपके 292। दोनों को आप एड अप करें अब,
तो बोलो एड अप करके बोलो कितने हो गए 282 अल्फा चेन की वजह से, जो 2 अल्फा चेन थी, और 2 बीटा चेन की वजह से बोलो कितना हो गया 292। तो बोलो कितना हो गया 574 एमिनो एसिड हो गए टोटल आपके। यही हमने बताया था कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो टोटल एमिनो एसिड होते हैं दे आर दी 574 एमिनो एसिड, एंड दीज 574 एमिनो एसिड कैसे प्रेजेंट होते हैं? They are present in the form of the two chains. One is the alpha chain, other one is the beta chain. Here are two alpha chain and two beta chain. Each of the alpha chain has 141 amino acid, and each of the beta chain have the 146 amino acid. तो ये टोटल हमने बताया 574 का, ये सम अप करके आपको बता दिया। तो इस टाइप से हर चीज को आप ध्यान रखेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कि जितने भी जो आपके एमिनो एसिड हमने बताया, इनके अंदर अगर हम एक भी एमिनो एसिड को चेंज कर दे, फॉर एग्जांपल ये पाया गया द चेंज इन द one specific amino acid, that is if we change the glutamic acid from the normal hemoglobin by the another amino acid, that is the valine, it causes a disease that called as the sickle cell anemia. देखो जो ओवल शेप होती है, देखो हीमोग्लोबिन की अगर हम देखो इन जनरल जो हम ड्रा करते हैं आमतौर पे, मान लीजिए दैट इज द ओवल शेप, देखो इस टाइप से ये HB है, मान लीजिए हमने ड्रा कर दिया। उसके बाद आपने देखा होगा सिकिल, सिकिल का मतलब देखो जो आपकी फार्मिंग के दौरान जो सिकिल आप यूज करते हैं, सिंपल ले मैन लैंग्वेज में जिसे दराती कहते हैं, तो देखो इस टाइप की इसकी शेप हो जाएगी, देखो इस टाइप की, देखो ये दैट इज द शेप, देखो ये इसकी शेप हो जाएगी, दैट इज द सिकिल सेल एनीमिया। इसको क्या कहते हैं, इस डिजीज को सिकिल सेल एनीमिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल शेप होती है देखो हीमोग्लोबिन की, इस ये तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन को इजीली पिकअप कर लेगा, ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, पिकअप। लेकिन जब सिकल शेप हो जाएगी हीमोग्लोबिन की, तो ये ऑक्सीजन को पिकअप नहीं कर पाएगा। तो मीन्स हीमोग्लोबिन का काम ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन। यानी बॉडी जो ब्लड होता है, जब लंग्स तक हम सांस लेके ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जाती है, वहां पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो लंग्स तक हमारी ऑक्सीजन पहुंची वो ब्लड के अंदर जाती है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है इन द होल बॉडी। और जहां पे रिक्वायरमेंट की साइट है, जब हम एक्सरसाइज करें, जो पार्ट आपके थक चुके हैं, जहां पे लैक्टिक एसिड बन जाता है, उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए, ताकि वो CO2 प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाए, कंटिन्यूअस सप्लाई हमें ऑक्सीजन की चाहिए। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, वो आपका हीमोग्लोबिन करता है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लूटामिक एसिड की जगह अगर वेलिन आ जाता है, तो एक डिजीज हो जाती है जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, क्योंकि जो शेप होती है हीमोग्लोबिन की वो सिकल जैसी हो जाती है, दराती जैसी हो जाती है। नाउ इट इज नॉट कैपेबल फॉर द ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को जब पिकअप ही नहीं करेगा तो एनीमिया डिजीज हो जाएगी, और उसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, और डेथ हो जाती है फिर पर्सन की। इसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंसुलिन। इंसुलिन जो है उसके अंदर टोटल कितने अमीनो एसिड होते हैं, देयर आर द टोटल 51 अमीनो एसिड, एंड दे आर अरेंज्ड इन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड ईच one polypeptide chain contain 21 amino acid, while the other polypeptide chain contain 30 अमीनो एसिड। दूसरे के अंदर 30 अमीनो एसिड होते हैं। तो मींस ये जो अभी हमने बताया नंबर, जैसे अभी आपने हीमोग्लोबिन के बारे में देखा था कि उसके अंदर 2 चेन होती है, वन इज द अल्फा चेन, अदर वन इज द बीटा चेन, और अल्फा चेन के अंदर 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, अल्फा चेन के अंदर बोलो कितने थे 141 अमीनो एसिड, जबकि जो बीटा चेन उसके अंदर बोलो कितने थे 146 अमीनो एसिड। मींस ये नंबर आप जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद ये डिजीज के बारे में कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर क्या था बोलो, जैसे ग्लूटामिक एसिड, और भी हैं आपके एमिनो एसिड, लेकिन जो ये सिकल सेल एनीमिया होती है उसमें कौन सी एमिनो एसिड की जगह कौन सी न्यू एमिनो एसिड आ जाती है, तो ग्लूटामिक एसिड की जगह अगर कौन सी आ जाती है बोलो, वेलिन आ जाती है, वेलिन। तो जो डिजीज होती है उसे क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। इसके आने से हो क्या जाता है, शेप कैसी हो जाती है हीमोग्लोबिन, सिकल जैसी, सिकल मींस दराती जैसी। उससे वो क्या हो जाता है, वो ऑक्सीजन को पिकअप नहीं कर पाता, मींस अब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, मींस ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। नेक्स्ट इसी टाइप से जो इंसुलिन है उसके अंदर टोटल कितनी अमीनो एसिड होती है, 51 अमीनो एसिड। कितनी चेन की फॉर्म में, here are only the 2 polypeptide chain। दोनों चेन में क्या इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, नो, इन वन ऑफ द चेन देयर आर द 21 अमीनो एसिड, while the other chain have the 30 अमीनो एसिड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इंसुलिन के अंदर, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर वाया द 2 डाइसल्फाइड क्रॉस लिंकिंग, डाइसल्फाइड लिंकिंग के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड रहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये तो आपने देख ही लिया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में कभी भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब है जो आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर बन चुकी है, जिसके अंदर आपके डिफरेंट अमीनो एसिड ऑलरेडी अरेंज्ड हो चुके हैं इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, अब वो मॉडिफाई होगी इन डिफरेंट डिफरेंट शेप। तो वो डिफरेंट डिफरेंट शेप क्या हो सकती हैं,
मीन्स वो डिफरेंट शेप वो कैसे एक्वायर कर सकता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिफरेंट शेप के अंदर चेंज होना, वो कहलाएगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। वो डिफरेंट शेप क्या हो सकती है, दैट में बी द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और दैट में बी द बीटा प्लिएटेड चेन, बीटा प्लिएटेड शीट स्ट्रक्चर। वो बनती कैसे, वो इस टाइप से बनती है, तभी तो इसका नाम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहेंगे। मीन्स बाद में बनी, सेकेंडरी बनी, पहले तो जो प्राइमरी का मतलब जो पहले बनती है, जिसमें अमीनो एसिडों की सीक्वेंस आ चुकी है, अमीनो एसिड की पर्टिकुलर सीक्वेंस होने के बाद अब उसमें क्या आएगा चेंज, कैसे उसको फोल्डेड किया जाता है, कैसे उस टाइप से उसको टर्न अप किया जाएगा, दैट कॉल्ड द सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब बाद में बनने वाली स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है। तो मींस द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म ड्यू टू द, कैसे बनेगी, या तो एक ही चेन है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसी के अंदर क्या होना शुरू हो जाए, आपके डिफरेंट बॉन्डिंग होनी शुरू हो जाए एक ही चेन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड की देखो चेन थी और हमने देखो क्या किया, ध्यान देना, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हम बनाना शुरू करेंगे। देखो ये क्लॉकवाइज फॉर्म में अगर हम देखो इस टाइप से हमने कर दिया, देखो इस टाइप ध्यान देंगे आप, एंड सो ऑन। देखो इस टाइप से हम ये कॉइलिंग करते जा रहे हैं, ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर आपने बनाई, और अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर भी कैसे, क्लॉकवाइज मैनर में, राइट हैंडेड फॉर्म के अंदर। वैसे दोनों पॉसिबिलिटी है, आप जैसे आपने देखा नीचे से मैंने कैसे घुमाया क्लॉकवाइज, देखो दोबारा से टर्न अप करके हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। देखो ध्यान देना, मैंने नीचे से चला और बोलो कैसे चला, देखो देखो जैसे क्लॉक चलती है, देखो जैसे क्लॉक चलती है उसी क्लॉक की फॉर्म में देखो मैंने इसको टर्न किया, तो इस टाइप से हम कॉइल करें। ये एक स्टेट चेन थी एमिनो एसिड की। मींस इसमें हर पॉइंट के ऊपर ये ध्यान रखें, एट एवरी पॉइंट, हर जगह पे बोलो कौन है यहाँ पे, एमिनो एसिड। बोलो हर पॉइंट पे कौन है यहाँ पे, देखो एमिनो एसिड है यहाँ पे, तो आप जरूर ध्यान रखें, एवरी पॉइंट देयर इज एन एमिनो एसिड, दैट इज अ चेन ऑफ एमिनो एसिड विच गेट क्वाइल्ड, जो क्वाइल हो चुकी है। लेकिन जो ये क्वाइलिंग हुई इस टाइप से, देखो हमने देखा ये क्वाइलिंग कैसे हुई, अगला पॉइंट ये बन जाता है। क्वाइलिंग जब भी होती है तो वो इसलिए होती है कि इसके अंदर आप डिफरेंट पॉइंट के ऊपर देखेंगे, कहीं पर तो देखो कार्बोनिल ग्रुप है, देखो यहाँ पे देखो ये कार्बोनिल ग्रुप आ गया, दूसरी जगह बोलो कौन आ गया, यहाँ पे देखो NH ग्रुप आ गया, इनके बीच में देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो मींस आपकी कॉइल बनी रह गई, कॉइल बन गई अब। तो मींस ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। बोलो कैसी स्ट्रक्चर होती है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। जो ये अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर बनती है, इसका एक नाम और भी रखा गया, इसको हम कहते हैं 3.6। देखो इसको हम क्या और कह देते हैं, दैट आल्सो कॉल्ड एज द 3.6, और नीचे हम लिख देते हैं देखो 1.3 हेलिक्स, इसको हम ये भी कह देते हैं। बोलो ऐसा हम क्यों कहते हैं, इसके कहने का एक तरीका होता है, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो एक कंप्लीट टर्न है, कंप्लीट टर्न का मतलब किसी भी एक पॉइंट से, देखो हम यहां से चले और यहां तक हम पहुंच गए, देखो ये चलते हैं, देखो यहाँ से कंप्लीट टर्न, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का मान लीजिए कंप्लीट टर्न बन जाता है। तो जब हमारा ये टर्न बनता है तो उस टर्न के दौरान, उस टर्न के दौरान उसके अंदर टोटल आपकी एमिनो एसिड कितनी है, तो ईच ऑफ द टर्न कंटेन 3.6। तो ये जो 3.6 लिखा है इसका मतलब इतनी एमिनो एसिड उसके अंदर होती है। उसके बाद ये जो एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगी, उसके अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं, कितने एटम्स हैं टोटल, दैट इज द 13 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर आपकी बन जाती है। इसलिए इसको बोलो क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं 3.6 का मतलब 1 टन हैज 3.6 एमिनो एसिड। कितने होते हैं, 3.6 एमिनो एसिड। और नीचे जो हमने लिखा है यहाँ पे 13, ये 1.3 नहीं है, या ये 13 है, यहाँ पे गलती से डॉट लग गया था, 3.6 के नीचे एज ए सब्सक्रिप्ट ये 13 है। तो मींस 13 बोलो क्या है, मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये हमने देखा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर की ये पहली फॉर्म थी कि जिसमें अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर आपकी बन जाती है। और किस टाइप से ये टर्न करते हैं, राइट हैंडेड फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, लेफ्ट हैंडेड भी, लेकिन जो राइट हैंडेड जो फॉर्म होती है दैट इज मोर स्टेबल, इट इज फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन द लेफ्ट हैंडेड वन। नेक्स्ट अब देखो, अब हम देखें डिफरेंट, देखो हमने ये चेन बना दी थी, पीछे आपको बताया गया था किस टाइप से डिफरेंट एमिनो एसिड आपके, देखो बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू इनके लिंकेज होती है, आपके डिफरेंट एमिनो एसिड आपस में कंडेंस कर जाते हैं। ये सेकंड चेन आ गई, इसके नीचे सेकंड चेन फर्स्ट चेन के बीच में देखो नीचे अब डिफरेंट बॉन्डिंग होगी इनके बीच, बॉन्डिंग मैंने बताया देखो किस टाइप से होगी। ये हम बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि एक चेन के नीचे दूसरी चेन आ गई। पहले जो अभी हमने ड्रा करके दिखाई थी वो क्वाइल्ड होगी, दैट इज द अल्फा हेलिक्स। सेकंड जो हम बता रहे हैं कि वन चेन लाई अबव द अदर चेन एंड सो ऑन, थर्ड चेन। तो इस टाइप से ये बन जाती है एक शीट स्ट्रक्चर दैट कॉल्ड एज द बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। इसके अंदर भी आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो देखो क्या हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पे देखो कि आपके डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बन जाए, देखो यहाँ पे क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप स्लाइड पॉजिटिव, ये स्लाइड नेगेटिव, ये स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव, ऐसा भी हो सकता है डाइपोल डाइपोल लिंकेज हो जाए। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे देखो ये यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए, देखो ये स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव, और यहाँ पे बोलो कौन आ गया, स्लाइड
ये पॉजिटिव, और नाइट्रोजन के ऊपर बोलो क्या स्लाइड नेगेटिव। बन गया ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि NH के अंदर H आ गया, कार्बोनिल ग्रुप भी आपका पोलर बॉन्ड है। तो इस टाइप से आपने क्या देखा कि आपके जो डिफरेंट चेन है विच लाइज वन अबव द अदर, तो उनके बीच में जो डिफरेंट लिंकेज पॉसिबल हो सकती है, वो डाइपोल डाइपोल बॉन्ड भी हो सकता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि देखो ये जो ग्रुप है जिसमें कार्बन CHR वाला पोर्शन, CHR, इनके बीच में वीक वन डाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, या जो R ग्रुप है, R ग्रुप अगर उसके अंदर सल्फर हो, जैसे मिथियोनिन के अंदर, सिस्टीन के अंदर सल्फर होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, तो डाइसल्फाइड लिंकेज भी हो सकती है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लिंकेजेस ड्यू टू विच द डिफरेंट चेन लाइज वन अबव द अदर टू गिव द बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे ही हमने बताया था अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर भी इसी फॉर्म के अंदर बनती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो आपकी डिफरेंट जो ये इंटरेक्शन होंगी, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्म में हो। आपने देखा था ना अभी पीछे की जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनी थी उसमें एक ही चेन थी, देखो इस टाइप से। देखो फिर मैं आपको ड्रा करके देखो बताता हूँ, दैट इज ओनली वन चेन विच कॉइल्स अवर इटसेल्फ, अपने ऊपर ही कॉइल कर गई थी। और दूसरी देखो मैंने ऐसे बनाई थी, दैट इज द वन चेन, दैट इज द सेकेंडरी चेन, दैट इज द थर्ड चेन, इस टाइप से। और जो चेन होती हैं ये भी आपकी स्ट्रेट नहीं चलती, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर जो बनाए दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द जिगजैग वे। देखो इस टाइप से जो चेन हमारी चलती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दी बोलो क्या जिगजैग वे। और इसके अंदर जो ये पूरी चेन है इसमें हर जगह बोलो कौन है, कहीं पे कार्बोनिल ग्रुप है, देखो इस टाइप से, जिसकी वजह से डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बन सकता है। कहीं पे कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ बोलो क्या आ सकता है, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड NH ग्रुप आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। या कहीं पे जैसे मैंने अभी आपको बताया CH जो R, और बोलो यहाँ पे भी हमारे क्या आ गया बोलो CH, और ये R, तो यहाँ पे वीक वन डाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में देखो यहाँ पे बन सकती है। तो जिसकी वजह से दीज डिफरेंट चेन लाई वन अबव द अदर। तो मींस यहाँ पे जो लिंकेज है वो आपकी इंट्रामोलिकुलर भी है, जैसे जो अल्फा हेलिकल जो स्ट्रक्चर बनी यहाँ पे, तो कैसी लिंकेज होगी, यहाँ पे जो लिंकेज होगी देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड, और मान लीजिए यहाँ पे आ गया आपका NH, इनके बीच में देखो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ये तो एक ही चेन के अंदर ही अंदर हो गया ना, विद इन द सेम चेन। सो कॉल्ड एज द अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सो कॉल्ड एज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर के अंदर, दैट इज द आपकी इंटरमोलिक्यूलर, क्योंकि एक मोलिक्यूल एक चेन और ये दो चेन, इन दो चेनों के बीच में, सो कॉल्ड एज द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंटरमोलिकुलर वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस टाइप से आपको ये ध्यान रखना है, जो भी हमने ये वर्ड यूज किए, वन इज द इंटरा, अदर वन इज बोलो क्या है इंटर। इंटरा हो तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगी, इंटर होगी तो बीटा प्लेटेड शीट्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। लेकिन बनेगी कौन सी, ये डिपेंड करता ऑन द वैल्यू ऑफ द आर, वो आर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि डिफरेंट अमीनो एसिड के अंदर और सारे पार्ट तो कॉमन ही होते हैं, डिफर किस चीज में करते हैं, द वैल्यू ऑफ द आर। उसी बेसिस पे तो जो नेचुरली अकरिंग जो आपके अमीनो एसिड होते हैं दीज आर 20 नंबर। तो ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ द आर आपकी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बन सकती है, या आपकी बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। वो देखो कैसे, अब इफ द वैल्यू ऑफ द आर इज लार्ज, अगर आर की वैल्यू बोलो क्या हो जाए, लार्ज हो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर उसके दौरान अगर आर की वैल्यू लार्ज है तो एक देखो इस टाइप से अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगी। ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जैसे आपको बताया गया, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लिंकेज भी हमने दिखा दी। देखो कहीं पे तो कार्बोनिल, और देखो ये कार्बोनिल ग्रुप, और ये देखो NH, इसके बीच में बोलो क्या बन गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। बोलो कैसी बॉन्डिंग हमने करती हुई दिखा दी, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इस टाइप से कहीं पे हमने क्या दिखाया कि दूसरी जगह जहां पे CHR को हम शो कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ इस डायग्राम में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही बताया गया है, बिकॉज इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। आप जानते भी है ना स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के बारे में कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन द डाइपोल डाइपोल बॉन्ड, एंड डाइपोल डाइपोल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल बॉन्ड। तो सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो, जिसकी वजह से ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनी रहेगी, इसके अंदर स्टेबिलिटी आई रहेगी, वो बॉन्डिंग कौन सी है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए हम हर जगह जो वर्ड यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में ही हम बोल रहे हैं हर जगह, कि यहाँ पे कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दैट इज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी दूसरी लिंकेजेस को हमने यहाँ पे शो नहीं कर रखा, जबकि होती वो भी है, लेकिन ये डोमिनेटिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये डोमिनेटिंग बॉन्डिंग है, क्योंकि ये मोर पावरफुल है एज कंपेयर टू द अदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आपकी जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यही अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर स्टेबिलिटी देती है। तो अगर आर कैसा ग्रुप हो बोलो, इफ आर इज ए लार्ज ग्रुप, आर कैसा हो, एक लार्ज ग्रुप हो, तो उस वक्त जो आपका हर एक टर्न होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ईच ऑफ द टर्न हैज 3.6 एमिनो एसिड, देखो उसके अंदर 3.6 एमिनो एसिड ही होंगे, 3.6 प्लस जो ये वन साइकिल है, देखो यहां से लेके यहां तक, देखो जो ये वन साइकिल है इसकी लेंथ कितनी है, 5.4 एंगस्ट्रॉन, 5.4 एंगस्ट्रॉन इसकी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ वन साइकिल।
और इस साइकिल के अंदर टोटल एमिनो एसिड कितनी होंगी? 3.6 एमिनो एसिड होंगी, 3.6 एमिनो एसिड प्लस इसके अंदर जो टोटल मेंबर्स होंगे वो कितने होंगे? देयर आर द टोटल 13 मेंबर्स, सो इट इज द 13 membered ring structure and it is the right handed structure. It is a clockwise structure, clockwise alpha helical structure. वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, लेकिन क्लॉकवाइज जो राइट हैंडेड क्लॉकवाइज जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनती है दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द आपकी लेफ्ट हैंडेड एंटी क्लॉकवाइज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर हम बनाए। तो ये ध्यान रखें, हमारे जितने भी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेंगे और उसमें अगर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनती है तो वो आपकी 13 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बनती है, राइट हैंडेड स्ट्रक्चर बनती है, क्लॉकवाइज स्ट्रक्चर बनती है और अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनती है। एंड दैट स्ट्रक्चर इज गिवन बाय द साइंटिस्ट दैट इज लिनस पॉलिंग इन 1951। उसने ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ये आपकी एक्सप्लेन की थी लिनस पॉलिंग ने 1951 के अंदर। इसके बाद अगर आर जो ग्रुप है अगर वो स्मॉल साइज का हो, कैसा हो बोलो? स्मॉल साइज का, तब जाके बनती है आपकी बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर बनती है। वो भी एक्सप्लेन भी लिनस पॉलिंग ने ही की थी 1951 के अंदर। तो दोनों की दोनों जो स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिकल हो चाहे वो आपकी बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर हो, both these structure been explained by the scientist that is a Linus Pauling in 1951। ये हमने शो कर दी। नेक्स्ट जैसे हमने आपको बताया था जिगजैग फॉर्म के अंदर बनती है, आपको दिख रहा है ना, ये देखो हमने जो ये चेन देखो, ये जो लाइन दिखा रखी है इन द फॉर्म ऑफ जिगजैग चेन, देखो ये इस टाइप से जिगजैग फॉर्म के अंदर चलेगी, ऐसे जिगजैग फॉर्म के अंदर, इस टाइप से जिगजैग के अंदर। तो इसमें हमने दिखा कौन सा रखा, फिर से देखें CONH को दिख रहा है, तो आप ये मत मान लेना कि सर जो आपकी एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है उसमें दूसरा ग्रुप भी तो होता है, जो आपने आर को बताया कि आर ग्रुप जिसमें कार्बन होता है, कार्बन पे एक H, कार्बन पे एक R होता है, क्योंकि एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर तो देखो यही होती थी ना, कार्बन के ऊपर एक R होता है, देखो एक H होता है, एक साइड में CH ग्रुप C टर्मिनल था, दूसरी साइड में NH2 है। तो लेकिन जो आपने बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बनाई इसके अंदर आपने सिर्फ आपके देखो आप ये कहेंगे सर CO ग्रुप दिखा दिया आपने, NH दिखा दिया आपने, CHR दिखाया नहीं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो डोमिनेटिंग बॉन्डिंग है सिर्फ उसी को हम शो कर रहे हैं, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू द डाइपोल डाइपोल बॉन्ड एज कंपेयर टू द वीक वैन डार बॉन्ड, इसलिए हमने सिर्फ उनको नेग्लेक्ट कर रखा है। जो ये हमारी लाइन हमने ड्रा कर रखी इसके अंदर इंक्लूडेड है वो आपके दूसरे एटम, जितने भी एटम वो इसमें इंक्लूडेड है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक हो गया? तो इट मींस इफ द R group is small then the beta pleated C structure will be formed। एंड ये बनती क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट इंटरमोलिकुलर, इंटर मींस वन चेन सेकंड चेन, देखो यहाँ पे ये वन चेन दिखा दी, ये सेकंड चेन, ये थर्ड चेन, मींस ऐसे एंड सो ऑन मेनी चेन। तो डिफरेंट चेन के बीच में आपकी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो CO और NH ग्रुप के बीच में बनती है, देखो एक चेन का NH आ गया तो दूसरी चेन का देखो CO, और इसके बीच में ही तो बनती है आपकी ये इंटरमोलिकुलर बोलो क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जिसकी वजह से बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर के अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। लेकिन R का साइज छोटा होना चाहिए, अगर इफ R का साइज बड़ा होगा, बल्कि होगा, तो दो चेन एक दूसरे से दूर हो जाएंगी और आपकी ये स्ट्रॉन्गर जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बन नहीं पाएगी। क्योंकि इंटरेक्शन का मतलब क्या है? मींस दो चेन का एक दूसरे के नजदीक आना। अगर बल्कीनेस की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, R का साइज बड़ा होने की वजह से अगर दो चेन एक दूसरे से फार अपार्ट हो जाएंगी तो उनके बीच में वो स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी और फिर आपकी बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। फिर कौन सी बनेगी? अल्फा हेलिकल आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, आपको बता दें अगला पॉइंट की जो अल्फा हेलिकल जो स्ट्रक्चर, अब देखो ये बनी कैसे, अब इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं जो अभी आपको बताया गया। द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड, बोलो जो कैसे बनी? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द H बॉन्ड्स, कैसे बॉन्ड? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बने वो किसके बीच बनते हैं? विच आर फॉर्म्ड इन बिटवीन द CO मींस द कार्बोनिल ग्रुप and the NH and the NH of the same polypeptide chain, ये ध्यान रखना है, of the same polypeptide chain is called as the alpha helix structure and also called as the 3.6 और सबस्क्रिप्ट में 13 हेलिक्स इसको कह देते हैं। वो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो वन टर्न होता है, वन साइकिल जो होता है, इट हैज 3.6 एमिनो एसिड्स, सो द 3.6 here, और जो टोटल मेंबर्स होते हैं इसके अंदर वन साइकिल के अंदर, दीज आर 13 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। सो हियर द सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में हमने 13 लिखा, सो दो कॉल्ड एज द 3.6 सबस्क्रिप्ट 13 हेलिक्स भी हम इसको कह देते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या है? जितने भी मैनी फाइब्रस प्रोटीन्स हैं जैसे कैरेटिन इन हेयर, मायोसिन इन मसल्स
हैव द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, इनकी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अब जैसे अभी आपने डेफिनेशन साइड में देखी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की, बताओ बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, क्या डिफरेंस आना चाहिए, आप ध्यान से देखिए और बताएं। एक ही तो डिफरेंस आएगा, जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा था कि द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द एच बॉन्ड बिटवीन द CO एंड NH ऑफ द सेम पेप्टाइड चेन। आपने ध्यान दिया होगा, हमने बोलो क्या लिखा था वहां पे, सेम पेप्टाइड चेन। अब यहाँ पे बोलो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे ये लिखेंगे द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द, एक तो ये आएगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहां पे आप लिख लेना हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर। और दूसरा बोलो यहाँ पे क्या आ गया था, सेम पेप्टाइड चेन। देखो सेम पेप्टाइड चेन, यहाँ पे क्या आएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बिटवीन द CO of the one polypeptide chain and the NH of the other polypeptide chain which are lying side by side in the, बोलो कौन से मैनर, इन द फ्लैट जिग वे। देखो आप ध्यान से देखो नीचे, हम फिर बता रहे हैं, देखो ये जो चेन थी, देखो ये स्टेट, फिर देखो इधर, फिर ये इधर, फिर ये इस टाइप से, बोलो कैसी है, जिग जैग वे के अंदर है। सो द कॉल्ड एज द, बोलो क्या, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो इस टाइप से बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर की आप डेफिनेशन लिख देते, एग्जांपल इसके अभी हम बताएंगे। तो लेकिन साथ के साथ अब ये देखिए, जो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन विच आर लाइज साइड बाय साइड, वो आपकी पैरेलली भी हो सकती है और एंटी पैरेलल फॉर्म के अंदर भी। पैरेलली प्रेजेंट होती है केराटिन के अंदर, एंटी पैरेलल फॉर्म में प्रेजेंट होती है फाइब्रियोन के अंदर। और जो डिफरेंट शीट होती हैं दे कैन स्लाइड वन अबव द अदर। अब इसका मतलब क्या है कि पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल की देखो सेंस आपको बता दें। इसकी सेंस ये है, देखो आमतौर पे आपने देखा होगा ना कि मान लीजिए देखो एक चेन है, देखो मैं स्टेट करके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए स्टेट चेन है, इसके एक एंड के ऊपर मान लीजिए आपके COH ग्रुप होता है, इसके ये देखो एक लंबी चेन है ऐसे, देखो थोड़ा जिगजैग फॉर्म में ही कर देते हैं ताकि ये क्लियरेंस भी आपके हो जाए। मान लीजिए देखो ये जिगजैग फॉर्म के अंदर देखो ये लंबी चेन थी, देखो इस स्टेप से, और मान लीजिए ये आपका एंड है, ये COH मीन C टर्मिनल, और दूसरा आपका एन टर्मिनल मान लीजिए NH2 है, ये फ्री एंड दिखा दिया हमने। ऐसे दूसरी चेन है इसके नीचे, देखो उसको भी हमने सेकंड चेन को देखा ऐसे जिगजैग वे में दिखाया। अगर इसके इधर हम CH ही लिख दें और इसके इधर बोलो क्या लिख दें, NH2, इन चेन के बीच में अब बन जाए, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बनी, लेकिन ये बनी कि दोनों चेन एक दूसरे के पैरेलल हैं। मींस सी टर्मिनल राइट हैंड साइड में ही है दोनों के अंदर, एन टर्मिनल लेफ्ट हैंड साइड में ही है दोनों चेन के अंदर। लेकिन अगर हम इसके देखो रिवर्स कर दे, इसको तो कहते हैं पैरेलल, बोलो इसको तो क्या कहते हैं, पैरेलल, जो केराटिन के अंदर होता है। अगर इसके रिवर्स हम कर देते, देखो मान लीजिए हम दोबारा से देखो आपके सामने ड्रा करते हैं, देखो ये C टर्मिनल ही हमने लिखा, देखो इधर दूसरा आपका एन टर्मिनल है, देखो NH2 ग्रुप। ऐसे सेकंड चेन हम नीचे देखो ऐसे इस टाइप से देखो हमने ड्रा की, लेकिन ये इसके एंटी पैरेलल, मींस आपके देखो अब राइट साइड में क्या लिख दिया हमने, देखो एन टर्मिनल, और इसके ऑपोजिट साइड में बोलो हमने कौन लिख दिया, C टर्मिनल, देखो इस टाइप से ऑपोजिट। तो मींस दीज टू चेन, दीज टू पॉलीपेप्टाइड चेन, दीज आर लाई नाउ साइड बाय साइड, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर विच आर प्रेजेंट इन फाइब्रियोन। देखो जो बताया गया था फाइब्रियोन के अंदर होती है, और पैरेलल किसके अंदर होती है, केराटिन के अंदर होती है। तो मींस आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है विच आर लाइंग साइड बाय साइड में इधर भी द पैरेलल टू ईच अदर और में भी द एंटी पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकती है और एंटी पैरेलल भी हो सकती है। तो ये थी सेंस पैरेलल और एंटी पैरेलल के बारे में, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया ये आपके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, देखो जो भी चीज हमें दिखती रहेंगी, जो भी आप बीच बीच में क्वेश्चन पूछेंगे, वो हम साइड में ऐसे डायग्राम बना के आपको बताते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, देखो कि इसका एग्जांपल, जैसे हमने बताया जो सिल्क होता है, सिल्क के अंदर क्या होता है, इट हैज एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर व्हिच कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड बट बेंड इजीली। ये आप ध्यान रखेंगे। देखो जो ये बीटा प्लेटेड जो शीट स्ट्रक्चर आपकी बनती है, इसको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, इस चीज के बारे में ध्यान रखें। जबकि जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, बोलो कौन सी स्ट्रक्चर होती है आपकी, अल्फा हेलिकल जो स्ट्रक्चर होती है, उनको आप क्या कर सकते हैं, दे कैन बी स्ट्रेच। जैसे जो ह्यूमन हेयर होते हैं, ह्यूमन हमारे जो बाल होते हैं, ह्यूमन हेयर जो फाइबर होते हैं, इनको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। जब हम इनको स्ट्रेच करते हैं तो क्या होगा, उस स्ट्रेचिंग के दौरान, मान लीजिए बाल को ऐसे खींचे स्ट्रेचिंग करें, तो उसके दौरान हो सकता है कि कुछ बॉन्डिंग ब्रेक हो जाए। जैसे आपकी जो, जैसे हमने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद क्या होगा, बॉन्डिंग टूट जाएगी। जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे, दोबारा से वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर आएंगी, तो बॉन्डिंग दोबारा से बन जाएंगी। मींस जो हेयर फाइबर्स होते हैं, दे आर इलास्टिक इन नेचर, उनका नेचर इलास्टिक होता है। मींस इलास्टिसिटी मींस दे कैन रिगेन देयर ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन जो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर होती हैं, ये आपकी, इनको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, इनको आप बेंड जरूर कर सकते, दे कैन बी बेंड इजीली। ये बेंड कर सकते हैं। बेंड का मतलब जैसे आपके पास पेपर होता है, पेपर होता है ना, आप उसको देखो, पेपर आपको मोड़ भी सकते हो, ऐसे फोल्ड हो सकता है आपका एक पेपर, पेपर की आप नाव भी बनाते हैं, आप उसको
क्या कर लेते हैं, ऐसे फोल्ड करते हैं। आप पेपर को ऐसे खींच नहीं सकते, ऐसे करेंगे तो टोर्न आउट हो जाएगा, वो फट जाएगा। तो सिमिलरली आपकी जो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर होती है, आप इसको खींच स्ट्रेच नहीं कर सकते, आप उसको फोल्ड जरूर कर सकते हैं, आप उसको बेंड जरूर कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस रहेगा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर के अंदर, कि जो आपकी अल्फा हेलिकल जो स्ट्रक्चर थी, जो फाइब्रस प्रोटीन जिनके एग्जाम्पल थे, आप उनको क्या कर सकते थे, फाइब्रस जो प्रोटीन्स होती है आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उनको स्ट्रेच कर सकते हैं। आप उनको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। बेंड तो कर ही कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं। लेकिन बीटा प्लेटेड जो स्ट्रक्चर बनती है, आप इसे जो जैसे सिल्क के अंदर होता है, आप उसे स्ट्रेच नहीं कर सकते, आप उसे सिर्फ और सिर्फ बेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज और बता दें कि जो आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ जो प्रोटीन होती है, इसके अंदर ऐसा भी हो जाता है, काफी प्रोटीन में आप देखेंगे कुछ पार्ट के अंदर, कोई प्रोटीन है उसके कुछ पार्ट के अंदर तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बन गई, मींस अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है आपके इन सम पार्ट। लेकिन कुछ उसी प्रोटीन के कुछ दूसरे पार्ट में देखेंगे तो उसके अंदर बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर बन गई। बोलो क्या बन गई, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर बन गई। कुछ पार्ट ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगी ही नहीं, देर इज नो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन सम अदर पार्ट, कुछ पार्ट के अंदर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनी, मिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनी, ना अल्फा हेलिकल बनी, ना बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर बनी एक ही प्रोटीन के अंदर। मींस देयर इज ओनली वन प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन के अंदर there are some part which has the alpha helical structure, while the some other part, some portion has the beta pleated sheet structure, while there is some other part which has no structure, नो अल्फा हेलिकल, नो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। जो ऐसा पार्ट जिसके अंदर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होती, दैट स्ट्रक्चरलेस पार्ट ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड एज द रैंडम क्वाइल। उसे आप रैंडम क्वाइल कह देते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, बोलो रैंडम क्वाइल। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, जिसे हम कहेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। अभी तक हमने प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट थी प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपकी हमें सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन मिली थी कि द अमीनो एसिड आर arranged in a particular sequence, the amino acid get condensed in a particular sequence of biological importance, जिन्होंने biological importance की फॉर्म में फिर वो फर्दर फोल्डेड हुए, वो या तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ऊपर ही क्वाइल हो गई तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, या डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन लाइज वन अबव द अदर। जो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन थी वो जिगजैग वे के अंदर थी, एंड दीज डिफरेंट जिगजैग पॉलीपेप्टाइड चेन लाई वन अबव द अदर either in the parallel or the anti parallel way via the formation of the intermolecular hydrogen bonding। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि that is a stronger bond as compared to the other bonding which is also present between these different polypeptide chain, जो और भी बॉन्डिंग होती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग द स्ट्रॉन्गर वन, इसलिए हम उसको बार बार यूज करते हैं। तो मींस अगर हम सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर बनी, if these secondary structure get fold or the bend over itself, that called as the tertiary structure, means the folding and the bending of the secondary structure of the protein over itself is called as the tertiary structure, उसे हम tertiary structure कह देते हैं। और उसी टाइप से जैसे आपकी secondary structure बनी थी, similarly the bending and the folding of the secondary structure over itself is due to the presence of these same type of the attractive forces, and these different type of attractive forces are the, बोलो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और नेक्स्ट वन बोलो कौन सी थी आपकी, आपकी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या आपकी विकर्नल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या डाइसल्फाइड लिंकेजेस। उन के बीच में अगर बीच में कौन आ जाए, आपकी सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड लाइक द सिस्टीन और मिथ्योनिन भी प्रेजेंट हो जाए, या आपने पता है जो दो एंड होते हैं वहां पे आपके ये ज्विट्राइन की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो आयनिक और सॉल्ट ब्रिजिंग भी आप उसे कह सकते हैं। हाइड्रोफोबिक जो हमने वर्ड यूज किया वो किस लिए, जो CHR पार्ट जहां पे हम विकर्नल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्ड यूज करें, उसके लिए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हमने कहा। तो मैं जो ये टर्शरी स्ट्रक्चर है ये कैसे बनती है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग और द बेंडिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ओवर इटसेल्फ। तो ये जो टर्शरी जो स्ट्रक्चर हमारी बनती है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर भी आपकी फाइब्रस प्रोटीन के अंदर भी बन सकती है। तो मींस टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, सिमिलरली द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी हो सकती है, लेकिन वो कैसे, अब उसके बारे में हम देखते हैं। तो मींस दो इंपॉर्टेंट टर्शरी स्ट्रक्चर होती हैं, वो कौन कौन सी होती है, वन इज द फाइब्रस, अदर वन इज द ग्लोबुलर प्रोटीन्स। हमने पहले क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी कि प्रोटीन्स कितने टाइप की हो सकती हैं, तो हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, द प्रोटीन में बी द फाइब्रस प्रोटीन, दैट में बी द ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो हम वही चीज हम देखने वाले हैं। देखो फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस में तो क्या होता है, आपने देखा था ना कि जो आपकी अल्फा हेलिकल जो स्ट्रक्चर बनी थी सेकेंडरी, तो जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है वही आपकी हो जाए। बड़े ध्यान से देखना, देखो मैं शो कर रहा हूं आपके सामने, देखो ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, देखो ये, देखो इस टाइप से अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, देखो इस टाइप से ये अल्फा, जैसे आपने घर में रस्सी देखी होगी, देखो ऐसे। तो देखो अब दूसरी आ गई, देखो रस्सी, ध्यान से देखना हम कैसे करते हैं घर में, जो रस्सी होती है देखो ऐसे,
रस्सी के ऊपर रस्सी होती है ना इस टाइप से, मींस आपस में इंटरमिक्स करना। ऐसे ये तो दो ही पॉलीपेप्टाइड चेन हमने लिए, देखो जैसे हमने ऊपर दिखा रखी थी, ऐसे अगर थर्ड भी आ सकती है, देखो थर्ड वन ऑल्सो, देखो इसी टाइप से, मींस इस टाइप से। तो आपने क्या देखा, मींस जो क्वाइल थी, अल्फा हेलिकल जो स्ट्रक्चर थी, वो क्या हुई, वो फर्दर जैसे घर में देखो दिखने में तो आपको जो आपकी रोप दिखती है, देखो एक रस्सी ऐसे दिखती है, लेकिन इसके अंदर देखो डिफरेंट थ्रेड्स होते हैं, डिफरेंट थ्रेड्स, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्वाइल ही तो हुए रहते हैं। वन, इसके ऊपर देखो सेकंड क्वाइलिंग होती है ऐसे। तो मींस जो रस्सी बनाई जाती है, जैसे थिन रोप के बाद बिगर रोप बनाते हैं, उससे और भी थिक बनाते हैं, तो एक रस्सी के साथ दूसरी रस्सी लेके, दूसरी के साथ तीसरी लेके, उनको आपस में उनकी क्वाइलिंग ही तो करवाते हैं, नेचुरली भी बनाते हैं। आप बनते हुए रस्सी को देख भी सकते हैं कि किस टाइप से उनको बनाया जाता है। तो सिमिलरली हियर द टर्शियरी स्ट्रक्चर, और वो भी कौन सी, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन के बारे में आपको बताया। तो ये फाइब्रस प्रोटीन हो गया। नेक्स्ट हम बताते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर। ग्लोबुलर मींस स्फेरिकल इन शेप बन जाना, तो स्फेरिकल जो शेप यहाँ पे बनती है, जैसे कि आपने फाइब्रस प्रोटीन के अंदर देखा था, ऐसा ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर नहीं होता। मींस यहाँ पे तो आपने क्या देखा कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर थी इसके अंदर, जैसे आपने देखा वहां पे क्या होगा, पूरे पार्ट के अंदर सारी स्ट्रक्चर एक जैसी नहीं होगी, कुछ पार्ट के अंदर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर हो सकती है, किसी दूसरे पार्ट के अंदर बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर बन जाएगी, और किसी तीसरे पार्ट के अंदर हो सकता है कोई स्ट्रक्चर ही ना बने। तो ये ऐसा ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर होता है। तो यही अब हम आपको देखो एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। ये जो दो टाइप की बोलो कौन सी बनी आपकी, एक तो कौन सी बनेगी बोलो, फाइब्रस टर्शियरी प्रोटीन, एक ग्लोबुलर टर्शियरी प्रोटीन। लेकिन अब हम आपको एक चीज और बताने वाले हैं, जो अभी हमने ये हेडिंग लिखी है, नेटिव शेप ऑफ द प्रोटीन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल फाइब्रस टर्शियरी प्रोटीन और ग्लोबुलर टर्शियरी प्रोटीन के अंदर। लेकिन उससे पहले टर्शियरी प्रोटीन की एक बात और बता दें कि जो एनर्जेटिकली मोस्ट स्टेबल शेप होती है प्रोटीन की, वो कौन सी होती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर, बट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड द पीएच। तो मीन्स द मोस्ट स्टेबल, मोस्ट यानी एनर्जेटिकली लेस, मींस एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, मींस एनर्जेटिकली मोस्ट स्टेबल शेप ऑफ द प्रोटीन, दैट इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट एट द नॉर्मल पीएच एंड द टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द नेटिव शेप ऑफ द प्रोटीन। उसे नेटिव शेप ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। और जो ये शेप होती है, दिस शेप इज स्पेसिफिक फॉर ए गिवन एमिनो एसिड सीक्वेंस, वो एक पर्टिकुलर गिवन एमिनो एसिड की जो सीक्वेंस होती है, उसी के बेसिस के ऊपर ही शेप बनती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे दो पार्ट जो भी मैंने आपको बताया, टर्शियरी स्ट्रक्चर दो टाइप की, या तो फाइब्रस टर्शियरी प्रोटीन्स होंगी या ग्लोबुलर टर्शियरी प्रोटीन्स होंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो फाइब्रस प्रोटीन, जैसे मैंने अभी आपके सामने ये ड्रा करके अभी दिखाई दिया था, तो मींस दे गिव द सेम सेकेंडरी स्ट्रक्चर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द प्रोटीन। जो फाइब्रस टर्शियरी प्रोटीन्स होती हैं, ये क्या देती हैं, दे हैव द सेम, इसके अंदर बिल्कुल सेम मिलेगी, मींस अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो थ्रू आउट द लेंथ हमें क्या मिलेगी, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ही मिलेगी थ्रू आउट द लेंथ fibrous tertiary protein के अंदर। means in the fibrous tertiary protein they have the same secondary structure throughout the length of the protein. If the chain is alpha helical structure, throughout the chain it will be the alpha helical structure. नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कोलेजन के अंदर, कोलेजन जो प्रोटीन होती है उसके अंदर ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनती है, जैसे मैंने आपको बताया था। अभी ऊपर आप देखें जो फाइब्रस प्रोटीन के अंदर देखो वन चेन अल्फा हेलिकल, ये सेकंड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, मींस दो ही चेन है ना, दो पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर ऐसी ही हम थ्री चेन ले लें और उनको क्वाइलिंग के ऊपर क्वाइलिंग करवा दें आपस में, तो वो होती है कोलेजन के अंदर। तो कोलेजन हैज ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स नहीं, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि थ्री पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्स ओवर इटसेल्फ। ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मतलब द थ्री अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर कॉइल ओवर इटसेल्फ टू गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेजन, तो वो कोलेजन की स्ट्रक्चर दे देते हैं। तो मींस द थ्री अल्फा हेलिक्स आर कॉइल्ड ओवर ईच अदर टू फॉर्म द मोलिकुलर रोप्स और द रोड्स, इस टाइप से बन जाती है। जो आपकी जो ग्लोबुलर टर्शियरी प्रोटीन्स है, उसके बारे में हम क्या कहेंगे कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, do not have the same secondary structure throughout the length of the molecule। आपकी ग्लोबुलर टर्शियरी प्रोटीन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपकी जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, कौन सी, ग्लोबुलर टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसके अंदर do not have the same secondary structure throughout the length of the molecule। इसका मतलब क्या है, जैसे पहले ही बताया था, some part have the alpha helical structure while the some other part have the beta pleated sheet structure, and there are some other part which have no structure, and that structureless part is called as a random coil, जो हमने पीछे भी बताया था, जो कि हमने आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए भी इन चीजों को हमने जिक्र किया था। सिमिलरली यहाँ पे ग्लोबुलर टर्शियरी प्रोटीन्स के अंदर भी होता है। जो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, इट इज डिटरमाइंड, इट हैज ऑलरेडी बीन डिटरमाइंड बाय द एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज के बेसिस के ऊपर इसको यानी डिटरमाइन किया जा चुका है टर्शियरी स्ट्रक्चर को, और इसके बेसिस के ऊपर नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। में जो ये टर्शियरी जो स्ट्रक्चर थी प्रोटीन की, जो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के बेसिस के ऊपर इसको डिटरमाइन किया गया, ये साइंटिस्ट थे एमएफ
पेरुज एंड द जेसी कैंड्रयू, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन आपके साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से टर्शरी स्ट्रक्चर को एनालाइज किया था, हीमोग्लोबिन के अंदर भी और मायोग्लोबिन के अंदर भी, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के अंदर। हीमोग्लोबिन के अंदर इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया, टर्शरी स्ट्रक्चर को, इसको एनालाइज किया 1959 में, लेकिन उससे पहले 1957 में मायोग्लोबिन की जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसकी एनालिसिस की थी इन दोनों साइंटिस्टों ने, जिसके बेसिस के ऊपर इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज मिला इन द फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री। इन द फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री इनको नोबेल प्राइज मिला था। अब हम देखते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में। जो ये डिफरेंट लंप्स होते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर बन गई, जो टर्शरी स्ट्रक्चर के जो डिफरेंट लंप्स होंगे उन्हीं को हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, मींस द एग्रीगेशन और द लंप्स ऑफ द डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड एज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसे आपने पहले ही पढ़ा है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर आपने पढ़ा था ना, जो टोटल 574 एमिनो एसिड होती हैं, इनकी बोलो कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं? देयर आर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। एक चीज का और ध्यान रखें, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो आपको ये चेन दिख रही है इस पूरे के अंदर, देखो यहाँ पे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, देखो ऐसे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर। तो मींस हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल तो 574 एमिनो एसिड होते हैं, और इनके जो लंप्स होते हैं, देखो 4 लंप्स हैं यहाँ पे, एक अल्फा चेन, सेकंड अल्फा चेन, 2 लंप हो गए, थर्ड लंप बीटा चेन, फोर्थ लंप यानी बीटा चेन, मींस एक अल्फा चेन का एक लंप, सेकंड अल्फा चेन का सेकंड लंप, थर्ड अल्फा बीटा चेन, थर्ड बीटा चेन है उसका एक लंप, फोर्थ बीटा चेन उसका एक लंप, मींस देयर आर द 4 lumps, मींस एग्रीगेशन ऑफ these 4 lumps give rise to a new structure called as the quaternary structure, means the aggregation of these 4 lumps in case of the hemoglobin, एग्रीगेशन किस चीज का? 4 लंप्स किसके? टर्शरी स्ट्रक्चर के हैं। जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर के जो 4 लंप हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, जब ये एग्रीगेट हो जाते हैं तो इन्हें कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो हीमोग्लोबिन के अंदर हमने पहले ही बताया था कि 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा। जो 2 अल्फा चेन होती है, each of the alpha chain have 141 amino acid while the 2 beta chain have the 146 amino acid, और इसको कहेंगे, ये बोलो कौन बन गया आपके सामने? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और इसके बीच में देखो हिम पार्ट भी है, देखो हमने लिख रखा आयरन, देखो ये अल्फा चेन आपकी दिखा रखी है हमने, अल्फा चेन, ये बीटा चेन, देखो 2 अल्फा चेन है, देखो 1 अल्फा चेन, सेकंड अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, 1 बीटा चेन, अदर बीटा चेन। यहाँ पे हमने दिखा रखा है, देखो ये ओवल शेप, जैसे हमने पहले बताया था ना कि जो आपकी ओवल शेप होती है, आरबीसी हमने दिखाया, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, इसकी शेप ही बिगड़ जाती है, जिसे सिकल सेल एनीमिया हमने कहा था। हीमोग्लोबिन की शेप वो नहीं रहती, क्योंकि एमिनो एसिड ग्लूटामिक एसिड की जगह हमने बताया था एमिनो एसिड नेक्स्ट चेंज हम कर दें, तो जिसकी वजह से क्या बन जाएगी डिजीज? सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो जाती है। तो ये हमने बताया हीमोग्लोबिन के बारे में। सिमिलरली अगर हम देखें कि वेलिन आ जाए, जैसे मैंने पहले भी बता दिया था कि ग्लूटामिक एसिड की जगह बोलो कौन आ जाए? वेलिन। तो एक ही एमिनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज किया, ऑल्दो एक डिजीज हो जाएगी सिकल सेल एनीमिया। इट मींस प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कभी चेंज नहीं आना चाहिए, कभी भी चेंज नहीं आना चाहिए उसके अंदर, अदरवाइज उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएंगी प्रोटीन की। नेक्स्ट जैसे इंसुलिन को देख लें, उसमें टोटल आप ध्यान से देखें कितनी चेन है? देयर आर द 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, वन चेन हैज द 21 एमिनो एसिड व्हाइल द अदर हैज द 30 एमिनो एसिड। ये हमने यहाँ पे सीक्वेंस भी आपके सामने शो कर रखी है, एक के अंदर 21 एमिनो एसिड देखो हमने लिख रखा है, अदर वन हैज बोलो क्या है? 30 एमिनो एसिड है, और इनके बीच में लिंकेज बोलो कौन सी है? देखो ये डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज, देखो ये डाइसल्फाइड लिंकेज हमने शो कर रखा है। तो थ्रू डाइसल्फाइड लिंकेज आपके ये जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं ये आपस में कनेक्टेड रहती हैं। तो ये आपकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाती है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के मतलब मींस जो टर्शरी स्ट्रक्चर 1, टर्शरी स्ट्रक्चर 2, उनके जो 2 लंप्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाए, नाउ दैट कॉल्ड एज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये अभी आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स, के प्रोटीन की कितने टाइप की स्ट्रक्चर होती है, कितने टाइप से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर भी थी, क्योंकि उसके वही तो हमें बताती है एमिनो एसिडों की सीक्वेंस के बारे में, इस चीज को आप भूलेंगे नहीं। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। थैंक यू।